हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू समझो केमिस्ट्री डिटेल में चैनल। आप सबको पता है इस चैनल में केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस डिटेल में बताया जाता है। दैट इज वाई द नेम समझो केमिस्ट्री डिटेल में। आज से मैं शुरू कर रही हूँ सीबीएसई 2025 के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के वीडियो। तो सेट नंबर है 1, कोड लिखा हुआ है, और सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज है। देयर आर टोटल 16 एमसीक्यूज सॉल्यूशंस। उन्हीं से पहले मैं शुरू करती हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में मदद कीजिए। आपकी मदद के बिना चैनल ग्रो नहीं हो सकता। 2 क्वेश्चंस बोर्ड में लिखा हुआ है। नंबर 1 को देखते हैं। नंबर 1 में बोला है द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू MnO2 इज। ये हमें निकालना है। MnO4 माइनस जब MnO2 में कन्वर्ट होते हैं, MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, MnO2 में ये +4 है। तो देखिए 7 से 4 में जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो एक MnO4 माइनस आयन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो 1 मोल MnO4 माइनस 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और 1 मोल MnO2 बनाएगा। तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है? आपको पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? 1 फैराडे। सो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज क्या होगा? 3 फैराडे। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है? नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। चार्ज रिक्वायर्ड इज 3 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन है? नंबर ए, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन। सपोज रिएक्टेंट आपका ए है, कंसंट्रेशन का पावर हो जाएगा 0। सो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K, because a to the power 0, any number to the power 0 is equal to 1. So rate is independent of the initial concentration of the reactant. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नंबर बी में बोल रहा है हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। ये भी सही है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड T हाफ का एक्सप्रेशन क्या है? A नॉट डिवाइडेड बाई 2K। A नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A, और K क्या है? रेट कांस्टेंट। तो आप देख ही पा रहे हो कि T हाफ वो रेट कांस्टेंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद है नंबर सी, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर डी देख लेते हैं। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। ये भी सही है। फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है? ये नंबर सी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन में बी 0। इट इज नेवर ट्रू। Molecularity क्या है? It is the number of atoms or ions or molecules that collide simultaneously to form the product. So molecularity is always a whole number. It can never be 0. So option C यहाँ पे false statement है। यही correct answer है। Question number 3 देखिए, the number of molecules that react with each other in an elementary reaction is a measure of the activation energy of the reaction, stoichiometry of the reaction, molecularity of the reaction, order of the reaction। आपको अभी अभी मैंने बताया कि molecularity क्या है। अब एलिमेंटरी रिएक्शन ही आप सबको पता है। एलिमेंटरी रिएक्शन वो रिएक्शन है जो कि एक सिंगल स्टेप में होगा, और molecularity एक एलिमेंटरी रिएक्शन में क्या है? जितना नंबर में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहा है साइमल्टेनियसली टू गिव ए प्रोडक्ट, वही है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? नंबर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द एलिमेंट हैविंग आर्गन कोर 3d10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। ये आपके ऑप्शंस है, कॉपर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज। आप देखिए आर्गन कोर मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 18 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 18। उसके साथ 10 और जोड़ दो, 28 हो गया। एक और जोड़ दो, 29 हो गया। 29 किसका एटॉमिक नंबर है? इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द कॉम्प्लेक्स आयंस दिस वन CONH3 NO2 +2 आयन एंड CONH3 ONO +2 आयन, दीज आर कॉल्ड। इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। आप देख ही पा रहे हो NO2 माइनस जो है इट इज एन एम्बिडेंटेड लिगैंड। एम्बिडेंटेड लिगैंड हम किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स?
एम्बिडेंटेड लिगैंड वो लिगैंड है इसके पास एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग एटम है। तो NO2 माइनस को हम एम्बिडेंटेड लिगैंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके पास दो कोऑर्डिनेटिंग एटम है, एक तो नाइट्रोजन एटम और एक है ऑक्सीजन एटम। नाइट्रोजन एटम के थ्रू भी ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ऑक्सीजन एटम के थ्रू भी बना सकते हैं। जब ऐसे एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट रहेगा तो एक बार वो N के थ्रू बॉन्ड बनाया, एक बार वो ऑक्सीजन एटम के थ्रू बॉन्ड बनाया। ये दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस कुछ नहीं है, बस लिंकेज का डिफरेंस है। इसीलिए इन दोनों को हम किस टाइप का आइसोमर कहेंगे? लिंकेज आइसोमर्स हम कहेंगे। नंबर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछ रहा है कि इनमें से डायमैग्नेटिक स्पीसीज कौन है। डायमैग्नेटिक स्पीसीज मतलब आपको पता है देयर विल बी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड। सो इनमें जो लिगैंड्स है उन लिगैंड्स को पहले हम चेक कर लेते हैं। ये जो NiCN4-2 है और FeCN6-3 है, इसमें Cn- इज द लिगैंड which is a strong field ligand। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जब अप्रोच करते हैं तो 3D ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे पेयर अप कर जाते हैं। लेकिन ये जो Cl- है इसमें और F- है इसमें, दीज आर द वीक फील्ड लिगैंड्स। इनके अप्रोच से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग अप नहीं होगी एंड दैट्स व्हाई ये दोनों में ही कोई एक होगा जो कि डायमैग्नेटिक होगा। FeCN6-3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। सो Fe+3 आयन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है पहले हम देख लेते हैं। पहले Fe का लिख लेते हैं। Fe का है आर्गन कोर 3d6-4s2। तो Fe+3 आयन का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन कोर 3d5। तो Cn- के अप्रोच से जो 3D में इलेक्ट्रॉन्स है वो चाहे पेयर अप भी हो जाए, पेयर अप होने से भी अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है, ऑड नंबर है, तो एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। दैट इज व्हाई FeCN6-3 इट विल बी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। लेकिन अगर हम NiCN4-2 आयन को देखें तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। सो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन कोर 3d8-4s2। तो निकेल +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इट विल बी आर्गन कोर 3d8। ये 3d है, ये आपका 4s है, ये आपका 4p होगा। अब देखिए 3d8 है, Cn- के अप्रोच से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी पेयर अप हो जाएंगे। तो आपको क्लियर पता लग रहा है नंबर ए ऑप्शन NiCN4-2 आयन इज द डायमैग्नेटिक स्पीसीज हियर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड है इसका करेक्ट IUPAC नेम आपको बताने के लिए बोला है। तो अब देखिए ये जो कंपाउंड है इसमें एक क्लोरीन एटम है, ये एक हैलो एरीन है। अभी इसका IUPAC नेमिंग आपको पता है कि IUPAC नेमिंग ऑलवेज हम नंबरिंग करके करते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग कहां से आप शुरू करोगे? मिथाइल ग्रुप से कि क्लोरीन एटम से? इट इज ऑब्वियसली क्लोरीन एटम जहां पर लगा हुआ है वो कार्बन एटम को मिलेगा नंबर 1, बिकॉज अल्फाबेटिक ऑर्डर में C पहले आता है M से। तो ये जो कार्बन एटम है इसको मिलेगा नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये होगा 4। सो क्या होगा इसका IUPAC नेम? 1-chloro-4-methyl बेंजीन। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है? सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 8 में। नंबर 8 में क्वेश्चन है व्हाट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विथ क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3। अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल अपन ऑक्सीडेशन क्या में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। डिहाइड्रोजनेशन होता है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन निकल जाता है और वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ये लेते हो CH3CH2OH तो ये अपन ऑक्सीडेशन क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन निकल जाने से ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में, जो कि एल्डिहाइड है। अब अगर सेकेंडरी अल्कोहल है दैट मीन्स CH2OH नहीं होगा, CHOH होगा। तो दैट मीन्स ये आपका सपोज सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन से हमें मिलेगा कीटोन CH3COCH3। हाँ, यहाँ तो एक बात जरूर है कि ये जो ऑक्सीडेशन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि व्हेदर द ऑक्सीडेशन विल बी स्टॉप्ड इन द कीटोन स्टेज या फर्दर आगे भी ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, इनके साथ अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो
तो कीटोन स्टेज में ऑक्सीडेशन रुकेगा नहीं, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज जब होगा कार्बोनिल ग्रुप के कोई भी साइड में कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में ये जो पार्ट है यहां से हमें मिलेगा CH3COOH और ये जो पार्ट है यहाँ पे मान लो कि एक हाइड्रोजन एटम हटा देने से CH2 रहता है, CH2 क्या में कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। दैट मीन्स आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड जो है स्टेबल नहीं है, इमीडिएटली ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो ये होगा आपका ऑक्सीडेशन जो कीटोन स्टेज में रुकेगा नहीं, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा। पर अगर आप CrO3 इस्तेमाल करते हो क्रोमिक एनहाइड्राइड, देन ऑक्सीडेशन कैन बी स्टॉप्ड इन द कीटोन स्टेज। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी कीटोन। ये क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि द कन्वर्शन ऑफ फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय, ये रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए रीमर-टीमन रिएक्शन से भी फिनॉल को क्या में कन्वर्ट किया जा सकता है, सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकते हैं, लेकिन वो जो है एक लेंथी प्रोसेस है। आपको फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्काली आपको ट्रीट करना पड़ेगा, बीच में बहुत सारे स्टेप्स है, अल्टीमेटली जाकर के सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। लेकिन कोब्स रिएक्शन में जो है ज्यादा स्टेप्स नहीं है, इसलिए बेटर होगा हम कोब्स रिएक्शन को ही यहाँ पे चुने। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो रहा है, कोब्स रिएक्शन। ये कोब्स रिएक्शन में हम सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे सिंपली। आपको पता है फिनॉल के साथ सोडियम मेटल का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन में इजीली हम सोडियम फिनॉक्साइड को बना सकते हैं। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन, हीट और प्रेशर दोनों यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये कंपाउंड बनेगा आपका, इसका स्टेप आपको एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा, डाइल्यूट HCl से ट्रीट करो तो NaCl का एलिमिनेशन हो जाएगा और हमें सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा। ये आपका सैलिसाइलिक एसिड है। इन दिस क्वेश्चन यू सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल्स ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट, कार्डलिंग ऑफ मिल्क, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ऑप्शन डी में है बोथ ए एंड बी। व्हाट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन? आपको पता है कि प्रोटीन जो है नॉर्मली प्रोटीन का एक डेफिनिट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है और एक डेफिनिट उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होती है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी। जो इसका ये जो फॉर्म है नॉर्मली उसको हम नेटिव प्रोटीन बोलते हैं, नेटिव फॉर्म बोलते हैं। अगर हम किसी कारण से हीट कर दिया, एसिड ऐड कर दिया, मतलब pH चेंज कर दिया, इन दैट केस क्या होगा, प्रोटीन का जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर का कुछ नहीं होता और उसके बाद प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी खत्म हो जाते हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन अक्सर क्या में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग व्हाइट जो कि एक लिक्विड है वो वाटर सॉल्युबल है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। अगर एग को हम हार्ड बॉयल कर देते हैं तो क्या होगा, उसके अंदर जो एल्बुमिन है वो अभी फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये है डीनेचरेशन का एग्जाम्पल। सेम वे में कार्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को अगर हम बाहर ऐसे खुला छोड़ दे, गर्मियों के सीजन में आपने अक्सर देखा होगा कि दूध जो है वो खराब हो जाता है, दही बन जाता है। तो ये किस लिए, क्योंकि हीट उसको मिला है, हीट के वजह से क्या हुआ, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हुआ। मिल्क के अंदर जो लैक्टोज है, बैक्टीरिया ने उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जिसकी वजह से वो दही बन गया। तो ये भी एक एग्जांपल है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा नंबर डी होगा, बोथ ए एंड बी। इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 11 में, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय, ये लिंकेजेस का नाम लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां पर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स में। जब मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं तो मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो लिंकेज होती है वो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज किस में है, प्रोटीन में। आपको बताए प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन में जो मोनोमेरिक यूनिट्स है दे आर द एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जब ज्वाइन करते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड और जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड या तो पेप्टाइड लिंकेज भी हम उसको बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ पे कोई करेक्ट ऑप्शन होगा ही नहीं। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज यही है न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करने वाला लिंकेज। न्यूक्लियोटाइड्स के ज्वाइनिंग से क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है 2 न्यूक्लिक एसिड है, एक तो है डीएनए, एक है आरएनए। दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखिए, स्कार्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो स्कार्वी जो है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ये विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होती है और एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चंस में। आपको पता है दो स्टेटमेंट्स होते हैं इसमें, असर्शन को हम ए से बोलते हैं और रीजन को हम आर से बोलते हैं। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं ABCD। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में असर्शन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन if the concentration of the reactant is doubled its half life is also double। गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो हाफ लाइफ पीरियड है उसका एक्सप्रेशन क्या है, T half is equal to 0.693 डिवाइडेड बाई के। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहीं पर आता ही नहीं है। सो ये जो स्टेटमेंट है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल कर दिया जाए तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर असर्शन गलत हो गया तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि करेक्ट है, वो है ऑप्शन डी, आर विल बी ट्रू। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन स्टेटमेंट में बोल रहा है कि कॉपर कैनॉट लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। रीजन में बोल रहा है कि कॉपर हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे पता है कि आपको एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद नहीं है। बहुत सारे लाइव क्लासेस में ये मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चे बोलते सर आगे चलिए एक्सप्लेन ना कीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी कभी कभार सुन लीजिए। ये थोड़ा सा आपको टॉपिक को भी याद दिलाएगा और समझने में भी आपको मदद करेगा। तो देखिए कॉपर हाइड्रोजन लिबरेट क्यों नहीं करता है जब वो डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन उसको आप कराना चाहोगे तो, इसलिए क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितना है, 0 वोल्ट है और उसके नीचे जितना भी आपके मेटल्स है उन सब का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है। तो जो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है E0 Cu प्लस 2 Cu, ये है आपका प्लस 0.34 वोल्ट। तो अब देखिए अगर कॉपर के साथ डाइल्यूट मिनरल एसिड का रिएक्शन होना होगा तो क्या रिएक्शन होना चाहिए, Cu प्लस H2SO4, तब क्या बनाना चाहिए, CuSO4 और हाइड्रोजन लिबरेट होना चाहिए। तो इसको अगर हम आयनिक रिएक्शन लिखेंगे तो इस तरह से होगा, Cu प्लस H प्लस Cu प्लस 2 बनाना चाहिए, CuSO4 में Cu प्लस 2 में है और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होना चाहिए। सेल क्या बनेगा, यहाँ पे एनोड कौन है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है। कॉपर का यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन होते हुए देख रहे हो। सो सेल आपका हो जाएगा Cu प्लस 2, डबल लाइन सॉल्व ब्रिज हो जाएगा, H प्लस H2, ये आपका सेल होगा। इस सेल का इनर्ट वैल्यू माइनस में आएगा, देख लीजिए। तो इनर्ट सेल इज इक्वल टू इनर्ट आर माइनस इनर्ट एल होता है। सो हम क्या लिखेंगे, इनर्ट आर मतलब राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड, दैट मींस H प्लस H2 माइनस इनर्ट Cu प्लस 2 Cu। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसका तो वैल्यू 0 हो गया माइनस ये वैल्यू क्या है प्लस 0.34, दैट मीन्स ये आ गया इनॉट सेल की वैल्यू माइनस 0.34 वोल्ट। और आपको पता है कि इनॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव में आना मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो दैट मीन्स यहाँ पे बात ये है कि कॉपर और H प्लस आयन के बीच में रिएक्शन अगर होगा तो कॉपर H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बिकॉज H प्लस आयन के कंपैरिजन में कॉपर का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी या तो लूजिंग टेंडेंसी कम है, क्योंकि Cu प्लस 2 क्या में कन्वर्ट होना चाहता है, Cu में कन्वर्ट होना चाहता है बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन आयन को ये इलेक्ट्रॉन देने का बहुत ही कम टेंडेंसी दिखाएगा, क्योंकि इसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल इसका प्लस में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव में होगा। सो कॉपर हैज वेरी लेस टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन टू द H प्लस आयंस इन द डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, एंड दैट इज व्हाई कॉपर क्या नहीं कर सकते हैं, H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन दे करके उसको हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नंबर 15 को देखिए, असर्शन स्टेटमेंट में बोल रहा है कि एरोमेटिक प्राइमरी एमिन्स कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस। रीजन में बोल रहा है कि अराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एनायन फॉर्म्ड बाय थाइलामाइड, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, ये आपका थाइलामाइड, इसको हमें रिएक्शन करना पड़ेगा।
अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। होगा क्या, एक मॉलिक्यूल वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, ये OH और यहां से H मिलके एक मॉलिक्यूल वाटर एलिमिनेशन हो करके पोटेशियम थैलिमाइड बनेगा। पोटेशियम थैलिमाइड में N के ऊपर नेगेटिव और K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स पोटेशियम थैलिमाइड ये जो फॉर्म हुआ है, यहाँ पे एनायन कौन है, ये है आपका एनायन। और इसके साथ जब इथाइल आयोडाइड, एक अल्काइल हैलाइड है, उसका रिएक्शन होगा, तो आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड्स दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे आयोडाइड आयन जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला जो एनायन हमने यहाँ पे सर्कल किया है, इससे ये रिप्लेस हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, N सब्स्टिट्यूटेड थैलिमाइड बन जाएगा यहाँ पे, और Ki जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस Ki यहाँ पे लिख दो। तो ये जो कंपाउंड आपका बना है, इसको आप एसिड हाइड्रोलिसिस करो या तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करो, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हो जाएगा थैलिक एसिड, साथ में ये वाला एमीन आपका बन जाएगा जो कि एक प्राइमरी एमीन है, इथाइल एमीन बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ ही पॉसिबल है, एंड दैट इज वाई जो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन है वो ही बनाया जा सकता है, या तो एराल्काइल एमीन भी बनाया जा सकता है। एराल्काइल एमीन मतलब जैसे कि बेंजाइल एमीन C6H5CH2NH2, ये भी बन सकता है, बिकॉज यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर आपका स्टेप है, इसमें अगर आप एराल्काइल हैलाइड लेते हो C6H5CH2I आप लेते हो, तो सेम रिएक्शन हो करके यहाँ पे C6H5CH2NH2 बेंजाइल एमीन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप एराइल हैलाइड जैसे कि क्लोरोबेंजीन, इसके साथ ये रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि ये जो क्लोरोबेंजीन है जो कि एक एराइल हैलाइड है, it will not undergo nucleophilic substitution reaction. Chlorobenzene has resonance structures, resonance stabilization इसका है। क्लोरीन एटम के पास 3 लोन पेयर है, उनमें से एक लोन पेयर ये रेजोनेंस के लिए यहाँ पे बेंजीन रिंग में फ्लो कर देगा और ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा। एक यहाँ पे लोन पेयर क्लोरीन दे देगा, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पहले वाला स्ट्रक्चर देख करके आप समझ रहे होंगे कि क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसको मिल गया। आगे और भी स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसको मिल गया तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड जो है इट इज शॉर्टर एज वेल एज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। अल्काइल हैलाइड में जैसे कि C2H5I था, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं था, तो ये सिंगल बॉन्ड ही है जो कि इजीली टूट सकते हैं। और यहाँ पे I- की जगह ये वाला जो एनायन है, ये एनायन से इजीली जो है I- रिप्लेस होकर के क्या बनाएगा, N सब्स्टिट्यूटेड थैलिमाइड बना लेगा और उसके बाद उसको हाइड्रोलिसिस करके हम प्राइमरी एमीन को बना सकते हैं। लेकिन यही पर्टिकुलर स्टेप में ये जो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा अगर हम एराइल हैलाइड लेते हैं, क्योंकि एराइल हैलाइड्स हैव रेजोनेंस। एराइल हैलाइड्स दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन का लास्ट वन है और इसी के साथ सेक्शन ए के बिल्कुल एंड में हम आ चुके हैं स्टूडेंट। असर्शन स्टेटमेंट है विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। और रीजन में बोल रहे हैं कि विटामिन डी इज फैट सोल्युबल विटामिन एंड इज नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन। यहाँ पे जो असर्शन स्टेटमेंट है वो गलत है। विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, क्योंकि विटामिन डी जो है फैट सोल्युबल है। कह सकते हो विटामिन डी एक तो डाइट के थ्रू हमें मिलते हैं और दूसरा जब हम सनलाइट में एक्सपोज हो जाते हैं तो सनलाइट के जो अल्ट्रावायलेट रेज है, हमारे स्किन में एक सब्सटेंस है जिसका नाम है आर्गोस्टेरल। आई थिंक वो क्या करते हैं, स्किन में ये आर्गोस्टेरल विटामिन डी को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। विटामिन डी तो फैट सोल्युबल होने के नाते वो लीवर में, फैटी टिश्यूज में एक्युमुलेट हो जाते हैं एंड इन द विंटर सीजन जब प्रॉपर सनलाइट हमें नहीं मिलते हैं तब बॉडी उसको यूटिलाइज करते हैं। और जो आपके वाटर सोल्युबल विटामिन है जैसे कि विटामिन बी, विटामिन सी, ये वाटर सोल्युबल होने के नाते रेगुलरली यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। तो रीजन तो सही होगा ही, क्योंकि दोनों ही गलत हो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। इसके साथ आज के वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।